हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये वाली टर्म आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी जब आपने अपने स्कूल टाइम में ईवीएस पढ़ा होगा या फिर साइंस पढ़ी होगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आप सबने तब से ही सुना होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। अब नाम से ही आपको पता लग रहा है कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट, कि ये एक तरीके की कोई सी भी डेवलपमेंट है। अब किस तरीके की डेवलपमेंट है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीन शेयर करी हुई है। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो देखते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन काफ़ी अच्छी है। आपको एग्ज़ाम में यही लिखनी चाहिए, इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोलती कि आप पूरा एज इट इज़ जो आप लोग वीडियो में से या फिर गूगल से पढ़ रहे हो सीधा उसको ही लिख के आ जाओ। नहीं, उसको आप सिर्फ अंडरस्टैंड करो। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो उसके बाद आप अपने वर्ड्स में फ्रेम कर सकते हो, और जो आंसर अपने वर्ड्स में फ्रेम किए गए होते हैं उनको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। लेकिन कुछ कुछ डेफिनेशंस होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी स्कॉलर ने कोई डेफिनेशन दी हुई है तो आप उसको एग्जैक्ट लिखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। बिल्कुल हिंदी में समझाऊंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसे टफ इंग्लिश हम यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज आई नो कि बहुत से बच्चों को सिर्फ हिंदी में ही समझ में आता है। और मैंने खुद इस चीज़ को फील किया है कि जितना हम हिंदी में सुनते हैं हमको उतना अच्छा अंडरस्टैंड होता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। तो यहाँ पे देखते डेफिनेशन क्या है। डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर ओन नीड्स। तो यानी कि इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि ऐसी डेवलपमेंट करो कि जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड्स पूरी हो जाए, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है यानी कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स के साथ भी, यानी कि कल को जब वो इस दुनिया में आएंगे उनकी भी जो नीड्स होंगी वो मतलब बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा ये है कि अभी हम लोग इस अर्थ पे रह रहे हैं तो हमको कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो, कल को जाके उनको प्रॉब्लम हो। अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, जैसे कि आपको पता है कि अभी भी हमारी अर्थ में जो पानी है वो बहुत कम है, ठीक है। मतलब स्पेशली देखा जाए तो गर्मियों के सीज़न में, समर सीज़न में, अभी जैसे कि चल रहा है, अभी जून चल रहा है, ठीक है। तो अभी के टाइम इंडिया में अगर हम बात करें तो बहुत से स्टेट्स हैं जहाँ पानी की कमी हो चुकी है। लाइक हमारा दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं, राजस्थान हो गया। तो वहाँ पे पानी की कमी हो रही है, ठीक है। तो हमको कोई भी काम ऐसा नहीं करना है कि कल को हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके साथ भी इस चीज़ का खिलवाड़ हो, उनकी जो नीड्स हैं पानी की वो पूरी ना हो पाए। डेवलपमेंट ऐसा करो कि अभी की जो लोग हैं उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए, और कल को जो आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कोई खिलवाड़ ना हो, और वो लोग ये ना बोल सके कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इस चीज़ को भी नहीं रहने दिया और आज हम इस चीज़ को झेल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये होता है कि आप कोई भी डेवलपमेंट ऐसे करो कि आपका अभी भी अच्छा हो जाए, और कल को जो आने वाले लोग हैं, आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, पीढ़ी है आने वाली, उसको भी कोई दिक्कत ना हो। तो सिंपल सी डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इसको आप याद कर सकते हो, और मतलब क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। This most widely accepted definition of sustainable development was given by the Brundtland Commission and in its report Our Common Future। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये कोई मतलब ऐसा नहीं किसी ने भी लिख दिया है, ये एक कमीशन था, आप देख सकते हो ब्रंटलैंड। तो इसकी एक रिपोर्ट थी, उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, जो कि 1987 में पब्लिश हुई थी। तो उसके अंदर ये वाली डेफिनेशन दी गई थी। तो इसीलिए अगर आप इस डेफिनेशन को आंसर में लिखते हो तो अच्छा रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शॉर्ट में बोलेंगे SD। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या मतलब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर कंसर्टेड एफर्ट्स टुवर्ड्स बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर पीपल एंड प्लानट। तो उसका फोकस रहता है फ्यूचर पे, कि अभी तो सिचुएशन जैसी भी है ठीक है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं, बट हमारा जो फ्यूचर है वो भी ख़राब नहीं होना चाहिए। फ्यूचर की जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो भी अच्छी रहनी चाहिए, जो कि हमारे लोगों के लिए और एज वेल एज़ हमारे प्लानट यानी कि हमारी अर्थ के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। तो इसका जो मेन एम होता है वो यही होता है कि जो हमारा फ्यूचर में लोग हैं और जो हमारी अर्थ है उसके साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो, वो बिल्कुल अच्छे से प्रोसेस करती रहे, ठीक है। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
नीचे देखते हैं। सो यहाँ पे है कि नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड क्या है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा डायग्राम है, इसके थ्रू आप समझ सकते हो। सो यहाँ पे देखते हो, फर्स्ट पॉइंट इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपको पता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। 1 मिलियन स्पीशीज़ ऑन ट्रैक फॉर एक्सटिंक्शन, काफ़ी सारी स्पीशीज़ तो एक्सटिंक्ट हो भी चुकी है, और अभी भी आपको पता है बहुत सारे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं जो मतलब एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। द डिक्लाइन ऑफ मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड्स मैराइन फिशरीज़, और 60% मैराइन फिशरीज़ भी ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और फिर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इंक्रीज़ इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, राइजिंग सी लेवल्स, जो सी के लेवल्स हैं वो राइज़ कर रहे हैं, एक्सटेंशन थ्रेट टू स्मॉल आइलैंड्स नेशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो भी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं इन सब की वजह से। अब अगर हम एग्जांपल देखें, अभी जो बच्चे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं दिल्ली का ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगी, वैसे तो ओवरऑल इंडिया में ये चीज़ हो रही है। जैसे अभी आप देखोगे कुछ सालों से जो क्लाइमेट है, अगर हम बात करें विंटर्स की, तो सर्दी में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। ठीक है, यानी कि मतलब जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, और गर्मियों में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और मानसून में बारिश इतनी आ रही है कि बाढ़ आ जा रही है। तो मतलब कोई भी वेदर है, कोई भी क्लाइमेट है, तो वो बिल्कुल एक्सेसिव अमाउंट में आ रहा है। ऐसा नहीं कि गर्मी है तो ठीक है, हाँ 40 डिग्री टेम्परेचर है जिसको लोग मतलब झेल लेते हैं, बट नहीं, अब टेम्परेचर 50 से अबव हो गया है। अब नेक्स्ट ईयर क्या पता 60 से अबव भी हो जाए। और बारिश चलो ठीक है नॉर्मल आ जाए, ठीक है, लेकिन बारिश भी ऐसी आ रही है कि हर जगह पानी भर जा रहा है, और बाढ़ आ जा रही है, और सर्दियाँ भी ऐसे पड़ रही है कि इतनी ज़्यादा शीतलहर चल रही है। ठीक है, आप लोग इस बात से बिल्कुल रिलेट कर सकते हो अगर आप मतलब देखते हो आसपास, बाहर जाते हो। ठीक है, ये चीज़ हो रही है। तो ये सब जो सडन चेंजेस है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है कि हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वही चीज़ हमको रिटर्न में मिल रही है। हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम प्लांट्स नहीं लगा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उसका ही रिजल्ट है जो हम आज सब झेल रहे हैं या फिर देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी मतलब कमी हो जाना, रिसोर्सेज की कमी हो रही है। फूड प्रोडक्शन नीड्स टू डबल over the next 40 years at time and almost 23% of the world agricultural land has been degraded. So ये कह रहे हैं कि मतलब जो फूड प्रोडक्शन है और जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है वो डिग्रेड होता जा रहा है, तो उस चक्कर में भी इस जो रिसोर्सेज है उसकी कमी होने वाली है। और नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन वाटर स्कार्स वाटर स्ट्रेस्ड एरिया। और कहा जा रहा है कि 2025 तक 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो कि बहुत बड़ा एक फिगर है, इतने उसके रेशियो के लोग ऐसे एरिया में रहेंगे 2025 तक। 2025 का नेक्स्ट ईयर ही तो है, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाने की ज़रूरत है। तो ये जो आपने अभी पढ़ा है ना, एक्सप्लॉयटेशन, क्लाइमेट चेंज, स्कार्सिटी, ये सब ये दिखा रहे हैं कि क्यों हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कोर एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पढ़ेंगे कि क्या इसके एलिमेंट्स हैं। 3 कोर एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड इज सोशल इंक्लूजन, एंड थर्ड इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एलिमेंट्स क्या है सोशल डेवलपमेंट के, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो वो क्या है। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यानी कि जो पैसा है, हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो हो। और सेकंड वन इज़ सोशल इंक्लूजन, ठीक है, एंड थर्ड इज़ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, की जो हमारा इन्वायरमेंट है हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। बिकॉज जब इन्वायरमेंट सही रहेगा तब हम लोग जी पाएंगे अच्छे से। ठीक है, ह्यूमन लाइफ तभी एग्जिस्ट कर पाएगी जब हमारा इन्वायरमेंट रहेगा, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ क्रूशियल टू हार्मोनाइज दैम। सेकेंड पॉइंट, sustainable development, sustainable economic growth, achieving sustainable livelihood, living in harmony with nature and appropriate technology are important for sustainable development.
तो ये कह रहे हैं कि एक तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और अच्छी लाइवलीहुड, अच्छी लाइफस्टाइल, नेचर अच्छा मिले हमको, और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ हो, अगर कोई भी डिज़ास्टर आए तो हम उसको अपनी टेक्नोलॉजी से लड़ सकें उसके साथ। तो ये तीनों चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इन्वामेंटल सस्टेनेबिलिटी देखते हैं। इट प्रिवेंट्स नेचर फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज एंड इंश्योर्स इट्स प्रोटेक्शन एंड रैशनल यूज़। तो इन्वामेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या करता है, लाइक अगर ये है तो वो हमारे जो सोर्सेज हैं उनका फालतू में जो हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं उसको बचाएगा, और जो लोग हैं वो रिसोर्सेज का रैशनल यूज़ करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एस्पेक्ट्स सच एज इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, सेविंग वाटर, सपोर्टिंग सस्टेनेबल मोबिलिटी एंड इनोवेशन इन सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूट्स टू अचीविंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो देखो, हम अगर एनर्जी सेव करेंगे, वाटर सेव करेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सेव करेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे और इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे, प्लांट्स लगाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएगा और वी विल लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो तो अपनी लाइफ में इस चीज़ को फॉलो भी करो। जितना हो सके हम लोग को प्लांट्स, ट्रीज़ लगाने चाहिए, जो कि हम कर सकते हैं कम पैसों में, है ना। छोटे छोटे से अगर हम शुरुआत करेंगे तो तभी हम बड़े लेवल पर पहुँचेंगे। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा और मतलब एग्ज़ाम में आंसर लिखा बस भूल जाओ, नहीं, ये सब हमारे ही अच्छे के लिए है। इससे हमको ही अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको भी एक अच्छा, हेल्दी, हार्मोनियस इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। तो जो चीज़ हम पढ़ते हैं हमको उसको प्रैक्टिकल भी अप्लाई करना चाहिए जितना हो सके। सोशल सस्टेनेबिलिटी, इट कैन फोस्टर जेंडर इक्वलिटी, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, कम्युनिटीज़ एंड कल्चर। तो देखो, जो इससे पहले हमने पढ़ा था वो था इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और यहाँ पे है सोशल सस्टेनेबिलिटी, जो सोसाइटी में हमारे जो मैटर्स हैं, लाइक जेंडर इक्वलिटी हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, लोगों की डेवलपमेंट, कम्युनिटीज़ एंड कल्चर, तो उसको भी साथ साथ में हमको डेवलप करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब ये सब चीज़ें सही रहेंगी, सोसाइटी में जब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, तो तभी हम सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ लाइफ हो और हेल्थ केयर अच्छा हो, एजुकेशन हो, अगर ये सब चीज़ें नहीं है सोसाइटी में तो सोसाइटी कभी भी सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव नहीं कर सकती है। सोसाइटी में लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वीमेंस को राइट्स नहीं मिल रहे हैं, और हेल्थ अच्छी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो जो लोग हैं वो कमाएंगे कैसे, और कमाएंगे नहीं तो फिर आपकी इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करेगी, लोग को एक अच्छा लाइवलीहुड, अच्छा लाइफस्टाइल कैसे मिलेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ आपका इन्वायरमेंट कवर नहीं करता है, वो सोशल लाइफ भी कवर करता है, इकोनॉमिक लाइफ भी कवर करता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ओके। एंड लास्ट वन इज़ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी फोकस ऑन इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ, की जो लोगों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इक्वल हो। ये नहीं कि जो रिच लोग हैं वही सिर्फ पैसा कमाए जा रहे हैं, पुअर लोग जो हैं वो बिल्कुल पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ ज़ीरो है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके पास इक्वल वेल्थ होनी चाहिए, सब अपना जॉब करें, बिजनेस करें, अपना पैसा कमाएं, बट विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। कोई भी काम, कोई भी बिजनेस ऐसा ना हो कि जो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और रिसोर्सेज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ अमीरों को ही सारी चीज़ें दी जा रही है, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर सारी चीज़ें जो सरकार है वो गरीबों के लिए लाई जा रही है, अमीरों के पास उनको कुछ नहीं मिल रहा है। वैसे जो अमीर है उसके पास तो सब कुछ होता ही है, बट फिर भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बिटवीन रिच एंड पुअर। इरेडिकेटिंग पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड डायमेंशन, पॉवर्टी को रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट इशू। पॉवर्टी से ही हमारे जितने भी डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। सो ये 3 एस्पेक्ट्स थे इसके, कौन कौन से, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ये हमने तीनों पढ़ लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में आ जाएगा, एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, इंटीग्रेशन ऑफ साइंटिफिक एंड ट्रेडिशनल नॉलेज।
If the people are able to contribute their local resources and practice into the process of change, the development becomes not only sustainable but also gets accelerated. अगर जो लोग हैं वो अपना लोकल रिसोर्सेज और जो उनकी प्रैक्टिसेस यानी कि जो उनका ट्रेडिशनल वे है उसको अगर वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करे डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट सिर्फ सस्टेनेबल ही नहीं बनेगी, वो बल्कि आगे भी बढ़ेगी. तो यानी कि लोगों को अपने लोकल रिसोर्सेज का भी यूज़ दिखाना चाहिए और उससे क्या है सोसाइटी अच्छे से डेवलप करेगी. कंबाइंड ट्रेडिशनल एंड साइंटिफिक नॉलेज. अब एक होता है ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि पहले की नॉलेज थी, यानी कि एंशियंट टाइम में, जो अब थोड़ी पुरानी हो चुकी है, जिसको हमारी टेक्नोलॉजी ने, साइंटिफिक नॉलेज ने जिसको रिप्लेस कर दिया है बोल सकते हो. तो अगर हम उन दोनों का मिक्सचर देखें ट्रेडिशनल एंड साइंटिफिक नॉलेज का, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी नॉलेज. ठीक है, यानी कि उसमें दोनों कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट है. मूविंग टुवार्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन मैनी एरियाज विल रिक्वायर कम्युनिटी नॉलेज. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ साइंटिफिक पे बेस्ड नहीं है, उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट है. इंडिजीनियस नॉलेज इज़ ऑल्सो अ पोटेंशियल सोर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो जो इंडिजीनियस नॉलेज है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्सेज है हमारे बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए. Significance of traditional knowledge has been recognized in India through initiatives such as NAM, which is National Ayush Mission, and the Traditional Knowledge Digital Library, that is TKDL. So ये इंडिया के कुछ हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज की जो सिग्निफिकेंस है वो रिकॉग्नाइज की गई है. अब यहाँ पे एक और डायग्राम है, ग्लोबल इश्यूज़ रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो ऐसे कुछ ग्लोबल इश्यूज़ भी हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं. लाइक क्या है, रीजन स्पेसिफिक इश्यूज़ रिलेटेबल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये 4 है, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट. तो ना ये थोड़े एरिया के हिसाब से हैं. लाइक ड्रॉट्स आपको पता है जहाँ पे मतलब सूखा पड़ जाना, जहाँ पे थोड़ा डेजर्ट एरिया है, लाइक अफ्रीका हो गया जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये इश्यूज़ हैं कि डेजर्टिफिकेशन है और ड्रॉट है, सूखा पड़ गया है, पानी की कमी है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है. सेकेंड इज़ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वहाँ प्लांट्स जल्दी से कट हो रहे हैं, प्लांट्स कम हैं. ओके, फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन, फ्लड यानी कि बाढ़ आ जाती है. द राइज इन सी लेवल. तो ये अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग एक ऐसे ग्लोबल इश्यूज़ हैं जो हमारे ग्लोब, हमारी अर्थ फेस कर रही है. ठीक है, जिसके चलते सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है. सो ये सारे वही प्रॉब्लम्स हैं लाइक जो अब डिस्कस करा है. इसको आप रीड कर सकते हो, इनइक्विटेबल ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स. लाइक आपको पता है कि जो नॉर्थ साउथ जो डिवाइड है, जो नॉर्थ कंट्रीज़ हैं, जो हमारी कंट्रीज़ नॉर्थ में आती है, ठीक है, वो थोड़ी सी डेवलप है, साउथ वाली डेवलप कम है. तो ये सब चीज़ें जो हैं मतलब कि ये रिच है और ये कंट्रीज़ साउदर्न वाली थोड़ी सी रिच नहीं है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इनइक्विटेबल ग्रोथ है. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इक्वल ग्रोथ की बात करता है, तो ये भी एक फैक्टर है. Loss of biodiversity. Despite mounting efforts over the past 20 years, the loss of world biodiversity continues. So biodiversity यानी कि जिसमें हमारे एनिमल्स, बर्ड्स, नेचर, ह्यूमन बींग्स, ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये भी कहने के लॉस हो रही है. फिशरीज़ की जो अभी हमने ऊपर अंडरस्टैंड किया कि फिशरीज़ कम हो रही है, एग्रीकल्चर लैंड कम हो रहा है, तो ये सब चीज़ें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर कंसिडर होगा. और क्लाइमेट चेंज तो हम पढ़ चुके हैं, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है. ठीक है, intellectual property rights. There is a need for welfare for all rich and poor to have affordable access to a result of innovation that can lead to sustainable development. So welfare की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिच और पुअर लोगों को, जो अपने सस्टेनेबल लाइफ को लीड कर सकें. ग्लोबल इनिशिएटिव्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. से ग्लोबल क्या ऐसे बोल सकते हैं हम जो ग्लोबल लेवल पे क्या ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. तो कॉन्फ्रेंस की गई है द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972. दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड पुटिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न ऑन ए ग्लोबल एजेंडा. सो 1972 में एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उसको आगे रखा गया था. पहली बार ऐसा हुआ गया था. ठीक है,
It resulted in the Stockholm Declaration, which contained principles and an action plan containing recommendation for environmental policy. So Stockholm Declaration के अंदर principles थे जिन्होंने बात की गई थी environmental policies के लिए. UNEP was set up in 1972. So UNEP भी सेटअप किया गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वामेंटल प्रोग्राम. सो इसमें क्या होता है कि इन्वामेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाता है. तो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद इसको डेवलप किया गया, ठीक है. और ये काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है इन्वामेंटल प्रोटेक्शन पे. तो ये बहुत अच्छा स्टेप है. और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट द अर्थ समिट. तो अर्थ समिट हुआ था 1992 में. दिस वॉज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंसेज ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट. सो ये ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट के बाद हुआ था. और कहाँ हुआ था ये? रियो डी जेनेरियो में, ओके, जो कि ब्राज़ील में. द रिज़ल्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस वर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. तो ये कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद क्या क्या हुआ रिज़ल्ट? UNFCCC ये स्टैब्लिश हुआ. द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये भी स्टैब्लिश हुई. द स्टेटमेंट ऑन फॉरेस्ट प्रिंसिपल ये भी स्टैब्लिश हुआ. द रियो डिक्लेरेशन भी स्टैब्लिश हुआ. एजेंडा 21 भी स्टैब्लिश हुआ. तो ये सब स्टैब्लिश हुए. तो ये इसकी अचीवमेंट्स थी, ठीक है. फिर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ. ये सारे प्रोटोकॉल ना हमारे इन्वामेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है. फिर आप ये देख सकते हो रामसर कन्वेंशन हुई 1971 में. सो ये सारे के सारे मतलब इसको आप रीड कर सकते हो कि कौन कौन सी कन्वेंशन हुई. मेन मैंने आपको बता दिया. अर्थ समिट हुई थी जो कि रियो डी जेनेरियो में. उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, रामसर कन्वेंशन हुई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. तो ये सारे के सारे ना बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. पेरिस एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, ये आप देख सकते हो. फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. टू ब्रिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द मेन स्ट्रीम UN लॉन्च्ड द 230 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड SDGs. तो UNO ने क्या किया? 230 यानी कि 2030 तक ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, इसको हम SDGs बोलते हैं शॉर्ट में, ये डेवलप हो जाने चाहिए, ठीक है. देयर आर 17 गोल्स. 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं एंड 169 टारगेट्स हैं जो कि हमको 230 तक अचीव करने हैं. अब वो कौन कौन से हैं हम उनको रीड कर लेते हैं. सो ये हैं फर्स्ट, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, ठीक है, यानी कि गरीबी नहीं होनी चाहिए और कोई भूख से नहीं मरना चाहिए. गुड हेल्थ एंड वेलबिंग, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, वेलबिंग, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी हो, और क्लीन वाटर, सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water यानी कि जो फिशरीज़ हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए, life on land, peace, justice and strong institution, partnership for the goals. तो ये सब 17 के 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है. सो ये सब वही है. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. मेन हमको जो पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. इसमें मेन मैंने आपको समझा दिया है कि क्या बोलते हैं उसको. अब यहाँ पे ना चैलेंजेस भी आप देख सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एस्टेब्लिशमेंट के बाद काम हुआ है नहीं हुआ है. इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी अमंग एंड विद इन कंट्रीज रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट आई 2019 में. तो इनइक्वालिटीज़ है जो अभी भी वो इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ नहीं रही है. 3 आउट ऑफ एवरी 4 स्टैंडर्ड चिल्ड्रन लिव इन साउथर्न एशिया, सब सहारन अफ्रीका. तो अभी भी कंडीशंस जो स्टूडेंट्स की हैं बिल्कुल भी सही नहीं है वहाँ पे. यंग पीपल आर मोर लाइकली टू बी अनएम्प्लॉयड देन एडल्ट्स. जो यंग पीपल हैं वो मोस्टली अनएम्प्लॉयड है, उनको जॉब नहीं मिल रही है. बैरियर्स इन अचीविंग जेंडर इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है. ग्लोबल हंगर हैज़ बिन ऑन द राइज आफ्टर प्रोलॉन्ग डिक्लाइन. ग्लोबल हंगर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. ज़ीरो हंगर का जो इन लोगों का गोल था फुलफ़िल नहीं हो पाया. एक्सट्रीम पॉवर्टी है, पॉवर्टी भी अभी ख़त्म नहीं हो पाई है. एंड क्लाइमेट की बात करें 2018 वॉज द 4th वार्मेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड. 2018 में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई थी. तो क्लाइमेट पे भी कुछ खास असर नहीं पड़ा है. लैंड डिग्रेडेशन में कोई सुधार नहीं है, कोई चेकिंग नहीं की जाई है. सी लेवल्स फिर बढ़ रहे हैं,
ठीक है। 1 मिलियन प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, इनकी एक्सटिंक्शन भी होने वाली है। तो मतलब ये सब रिपोर्ट्स थे, चैलेंजेस थे जो हम देख सकते हैं। 2019 की रिपोर्ट है, ठीक है। और इसके बाद मैंने मतलब जो जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं। मेनली अगर आपका जो क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन ब्रंटलैंड कमीशन में आई थी, ठीक है। और उसके बाद एलिमेंट्स क्या हैं मैंने आपको बता दिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, 17 गोल्स हैं यूएनओ ने दिए थे। और उसके बाद चैलेंजेस के बारे में आप लिख सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2019 की जो रिपोर्ट है उसके बारे में आप लिख सकते हो कि क्या क्या अचीवमेंट्स थी, क्या क्या चीज़ें सुधार नहीं हुई हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो। सो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और एजुटॉक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।